सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम व्याकरण शिक्षण की विधियां टॉपिक करेंगे। तो इसमें ये कहता, प्रत्येक स्तर पर व्याकरण की शिक्षा किसी एक विधि से नहीं दी जाती है। प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण की अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए। अब देखिए, बचपन में हम जब छोटे थे तो हम आप खुद ज़रा सोचिए कि क्या हमें इतना कठिन कठिन या फिर बहुत बड़े लेवल की एग्जाम्पल या ग्रामर समझा दी जाती थी? बिल्कुल भी नहीं। छोटे होते हमें बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत कम, और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी, ऐसे समझाया जाता था। थोड़ा थोड़ा करवाते थे लेकिन बहुत अच्छे से करवाया जाता है और इजी इजी होते हैं। जैसे नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें, वचन बदलो, लिंग बदलो, या फिर थोड़ा बहुत यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें, संज्ञा, और वो भी बहुत इजी शब्दों में, है ना, वो आ जाती थी। जैसे लिंग बदलो में भी केवल कुछ ही थोड़े से होते थे, जैसे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, राजा रानी, ऐसे। लेकिन और वचन बदलों में वही घोड़ा घोड़े, बहन बहनें, माता माताएं, छोटी छोटी चीज़ें, है ना, करवाई जाती थी। ज़्यादा टफ नहीं जाया जाता था, इजी इजी ही हमें समझाया जाता था। कहता, इस स्तर पर व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि अध्यापक को व्यवहारिक रूप से शुद्ध भाषा का ज्ञान बल्कि अध्यापक को व्यवहारिक रूप से शुद्ध भाषा का आदर्श जो है प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा है, इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा सिद्धांतिक नहीं ज्ञान देना चाहिए, या कह लीजिए बहुत टफ ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में जो है भाषा का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर व्याकरण की निम्नलिखित प्रणालियाँ प्रयोग में लाई जा सकती हैं। सबसे पहला निगमन प्रणाली, ये एक विधि ही है। कहता है, इस प्रणाली में सर्वप्रथम व्याकरण के सामान्य नियमों को रख दिया जाता है। या मतलब इसका मतलब है कि पहले जो है एक तरीके से डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए हम संज्ञा ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे टीचर निगमन प्रणाली में, कि वो पहले संज्ञा की पूरी परिभाषा दे देंगे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध करवाए उसे क्या है, संज्ञा कहा जाता है। पहले पूरी लाइन दे दी, जो डेफिनेशन है वो दे दी उसकी। बच्चे को पता चले चाहे ना चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले जो है उसका नियम रख दिया, उसको मतलब उसकी डेफिनेशन दे दी, और उसके बाद में उदाहरणों द्वारा उन नियमों को सिद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दी जाएंगी, फिर कहा जाएगा जैसे दिल्ली, महात्मा गांधी, राम श्याम, खुश, दुख आदि। ये जो है क्या किया, पहले डेफिनेशन दे दी और उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि एग्जाम्पल दी। तो ये क्या है, निगमन प्रणाली होती है, जिसमें पहले नियम दे दिया जाता है या फिर डेफिनेशन दे दी जाती है और बाद में जो है उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। उस विधि को क्या है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। अब देखिए, डेफिनेशन एक तरीके से सामान्य होती है। अगर आप टीचर को कुछ लिखकर चेक करवाते हैं, आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देंगे ना, तो उसको एक सामान्य सी चीज़ समझा जाएगा, जब तक कि आप उसकी एग्जाम्पल ना देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो टीचर और भी ज़्यादा खुश होकर मार्क्स देते हैं, है ना। तो वो क्या है, एग्जाम्पल विशेष है और जो डेफिनेशन है वो सामान्य है, यानी सामान्य से विशिष्ट होता है। या नियम से उदाहरण की तरफ, पहले नियम यानी कि वो पूरी की पूरी संख्या की परिभाषा दी और उसके बाद उदाहरण दिए, उनकी ओर चलने वाले सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। बालक सामान्य नियम रटकर व्याकरण समझते हैं। हम जो है समझते नहीं है, फिर उसको पहले संज्ञा की जो एग्जाम वो होती है ना, परिभाषा, उसे ऐसे रट लेते हैं, पानी की तरह पी जाते हैं, पता कुछ भी नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, निगमन प्रणाली। आगे है अनुगमन या आगमन विधि। कहता है, इस विधि में शिक्षक जो है शिक्षार्थी के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। निगमन आगमन जो है निगमन के उल्ट होती है। निगमन में सबसे पहले पूरी परिभाषा दी जाएगी, उसके बाद एग्जाम्पल दी जाएगी। आगमन में पहले एग्जाम्पल दी जाएगी, उसके बाद परिभाषा दी जाएगी। मतलब पहले बता दिया जाएगा ये कौन सा रंग है बच्चों, बच्चे कहेंगे काला, फिर कहेंगे ये गोरा, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, लंबा है, ये क्या है, छोटी हाइट वगैरह, ऐसा लंबा छोटा ऊंचा नीचा, ऐसे करके बता दिया जाएगा। उसके बाद पहले एग्जाम्पल दे दी, फिर बताया जाएगा कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्या है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है।
वो, और पहले में क्या था, पहले परिभाषा दे दी, उसके बाद संज्ञा की जो है एग्जाम्पल दी। उसमें ऐसा करा जाएगा, पहले विशेषण की परिभाषा दे दी जाएगी, बाद में काला गोरा ऊंचा नीचा बताया जाएगा, लंबा छोटा ये सब। तो इसमें वो क्या था, सामान्य से विशिष्ट मतलब परिभाषा से विशेष यानी कि उदाहरण विशेष की तरफ जाना, और इसमें क्या है, विशेष उदाहरण से सामान्य की तरफ जाना। ये दोनों में फ़र्क है। इस विधि का शिक्षार्थी समक्ष कुछ उदाहरण पेश करता है। शिक्षार्थी को विश्लेषण, संश्लेषण, तुलना आदि के चिंतन मनन के लिए कुछ समय दिया जाता है, और फिर अध्यापक छात्रों के सहयोग से व्याकरण के सामान्य सिद्धांत, नियम, परिभाषाएं तथा व्यवहारिक सूत्रों को खोजता है। मतलब बच्चों को एग्जाम्पल दी जाती है, फिर उनको बताया जाता है कि हाँ बच्चों बताओ अब इससे क्या पता चलता है, कि फिर बताएंगे बच्चे, अच्छा फिर टीचर थोड़ा हिंट देगी कि अच्छा गोरा ये इस इंसान का क्या है, मैं तो बच्चा बोलेगा मैम इसकी विशेषता है। ताजमहल बहुत सुंदर है, सुंदर उसका क्या है, ताजमहल का मैम वो विशेषता है। तो फिर उससे क्या है, एक परिभाषा बनाई जाएगी। तो हाँ बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो है विशेषता को प्रकट करती है, उसे क्या है, विशेषण कहा जाता है। इस तरीके से बच्चों के सहयोग से भी कुछ जो है करा जाएगा। नियम आदि की खोज में छात्रों की सक्रिय भूमिका रहती है। इस प्रणाली में विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्रों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है भाषा संसर्ग प्रणाली। अब कहता है इससे तात्पर्य है कि व्याकरण की शिक्षा पृथक से ना देकर भाषा की शिक्षा के साथ ही दी जानी चाहिए। उनका कहना ये है कि ज़रूरत नहीं है इसकी कि आप अलग से जो है ग्रामर की जो है एक टीचिंग दें, उसको टीच करवाएं, उसकी शिक्षा दें। अपितु क्या करना चाहिए कि जब जब भाषा करवाई जा रही है, पढ़ाया जा रही है भाषा, उसी के साथ ही जो है ग्रामर की शिक्षा दी जानी चाहिए। कहता अर्थात पाठ्य पुस्तक द्वारा भाषा का ज्ञान कराते हुए व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले पाठ्य पुस्तक करा दी बाद में व्याकरण, जैसे टीचर सामान्य हमारे क्या करवाए जाते थे कि जो पीछे ग्रामर होती थी ना वो लास्ट में करवाते थे और पहले जो चैप्टर्स थे वो करवा दिए जाते थे। जबकि क्या करवाना चाहिए, साथ साथ ही में जो ग्रामर है वो चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पता तो चले। अब वचन बदलो इधर उधर, हमने पहले थोड़े बहुत पढ़ लिए, माता माताएं, वो जहाँ पर शब्दों में आ गया, हमें यही नहीं पता ये कैसे हुआ, विसर्ग कैसे आ गए, ये सब क्या है, किस चीज़ के लिए है। और बाद में लास्ट में जाके बच्चों को जो है ग्रामर करवाई जाती थी तो फिर थोड़ा बहुत क्लियर होता था, लेकिन तब तक रट्टेबाजी कर ली होती थी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में ग्रामर चलनी चाहिए ताकि बच्चे को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले। व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए। भाषा के ज्ञान के बिना व्याकरण का ज्ञान जो है संभव नहीं है। अतः छात्रों की रुचि व मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्य पुस्तक की रचनाओं का चयन किया जाए। तो एक तो क्या है, मानसिक जो उनका स्तर है, अब बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी, जैसे ये एक मान लीजिए बुक है, इतनी टफ लैंग्वेज है, एक भी फ़ोटो नहीं है, कुछ भी चित्र नहीं है, सुंदर नहीं है, एकदम काली सफ़ेद रंग की है, जो कि देखने में बच्चों को बहुत बोरिंग लगेगी। अब हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारा तो कोई नहीं, लेकिन बच्चे जब इसको देखेंगे तो उनको ये बहुत डरावनी और बोरिंग सी चीज़ लगेगी, लगेगा पता नहीं कितनी का मुश्किल हो गई। लेकिन जब वो अपनी बुक्स देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर से फ्लावर्स बने हैं और छोटे बच्चे हैं बनाए गए हैं, इतनी सुंदर सुंदर जो भी पोएम है अगर कोई, उससे रिलेटेड सारी स्टोरी बनाई गई है, उससे रिलेटेड सारी पिक्चर्स लगाई गई हैं, स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई गई हैं, तो वो रंग बिरंगा है, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। ईजी लैंग्वेज में होगा, बच्चा आराम से जो है समझ पाएगा। लेकिन अगर बच्चों को यही चीज़ जो है 5वीं 6ठी के बच्चों को ये हिंदी पढ़ाई जाए, उन रचनाओं के अध्ययन से स्वयं व्याकरण के नियम सीख लेंगे, तो बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा पता नहीं क्या हो गया ये। तो रचनाओं का चयन किया जाना चाहिए, उन रचनाओं के अध्ययन से वे स्वयं व्याकरण के नियम सीख लेंगे। ठीक है, इतना आसान हो कि बच्चे खुद भी पढ़कर जो है सीख लें। भाषा संसर्ग प्रणाली के में नियमों को रटना नहीं पड़ता और ना ही इसमें व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तक की जो है आवश्यकता है। इसके लिए पुस्तक की पूरी तरह से ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है कि बच्चा पूरी तरह पुस्तक पे डिपेंडेड है, और साथ ही साथ उसको रटना भी नहीं पड़ेगा, उसकी एग्जाम्पल्स इतनी अच्छी होंगी उसे याद आ जाएंगी। अब बुक में वो देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि जैसे है
माता तो एक माता बनी है, इधर माताएं तो ढेर 5-6 माताएं बना दें, ताकि बच्चे के में दिमाग में वो जो पिक्चर्स है वो भी बैठ जाए कि ये एक माता, ये है माता, ये कितनी सारी हैं, ये हैं माताएं, ये एक बहन और ये कितनी सारी हैं, ये है बहनें, ऐसे। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? रटना नहीं पड़ेगा। और इस व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तक की फिर इससे व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थी को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए जो है यह विधि उपयोगी है। प्रारंभिक कक्षाओं में इसका जो है उपयोग करा जाएगा। आगे है पाठ्य पुस्तक विधि। कहता है यह विधि सर्व प्रचलित है। यह विधि सर्व प्रचलित मतलब जो सबसे ज़्यादा कह लीजिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हर जगह चल रही है। पाठ्य पुस्तक विधि बुक से पढ़ाना जो कि चलती ही रहती है बचपन से लेके बड़े होते तक, जब तक आप पढ़ रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक विधि ही क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही चली जा रहा है। कोई कोई टीचर है जो बहुत अलग से समझाते हैं या प्रोजेक्टर्स के थ्रू समझाते हैं। कई बार तो प्रोजेक्टर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसको ऑन भी नहीं करते हैं। पढ़ाना तो बुक से ही है, यही चीज़ प्रथा चला दी गई है। एक तो यह विधि सर्व प्रचलित है। प्रत्येक विद्यालय में किसी भी भाषा के व्याकरण का ज्ञान व्याकरण की एक पाठ्य पुस्तक द्वारा दिया जाता है और बुक भी एक ही यूज़ करेंगे 25-25 साल तक। व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं, नियम तथा सिद्धांत दिए जाते हैं। पहले इन्हें याद किया जाता है, तत्पश्चात उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तक में पहले, और वो एक ही तरीके से एक ही तरह के पैटर्न से चल रही होती हैं। पहले उसकी परिभाषा, फिर नियम, फिर सिद्धांत दिए जाएंगे। जहाँ फिर कुछ समझाया जा रहा है तो पहले उसकी पूरी की पूरी परिभाषा दे दी जाएगी, फिर उसकी एग्जांपल्स दी जाएंगी लास्ट में। फिर इसी प्रकार इन्हें याद करा जाता है। तत्पश्चात इनकी उदाहरण जो है प्रस्तुत करी जाती हैं। जो मैंने बताया, पहले समझा देंगे और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देंगे। तो इसको क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि कही जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। सीताराम।